हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम विविध प्रश्नमाला को पूर्ण करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका उत्तर बनेगा cos 80 sin 10 प्लस sin 80 और cos 10, जो कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के जैसा है, जिसमें होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस आधार पर इसका मान होगा डेल्टा बराबर साइन 10 प्लस 80, यानी कि साइन 90, जिसका मान आएगा 1, जो कि आपके ख ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सारणिक दी गई है, जिसमें आपको पहले स्तंभ के सहखंड ज्ञात करने हैं। तो इसका पहला स्तंभ है 5 और 3 से मिलकर बना हुआ। आपको पूर्व में भी बताया गया है कि जब भी आप सहखंड ज्ञात करें तो हमेशा इस डायग्राम का यूज़ करें। इसके आधार पर जो इसका पहला एलिमेंट है पहले स्तंभ का, वो है 5, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -1, और हमें -1 का चिन्ह नहीं बदलना है। इसी हिसाब से पहले स्तंभ का दूसरा एलिमेंट है 3, जिसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 20, लेकिन अब 20 के संगत चिन्ह हमें बदलने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा -20। तो ये पहले स्तंभ के आपको सहखंड मिल जाएंगे, जो आपके लिए ऑप्शन नंबर घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सारणिक दी गई है, जिसको इन्होंने कहा है डेल्टा, और हमें दूसरी सारणिक का मान ज्ञात करना है। दूसरी सारणिक के अगर मैं पहली पंक्ति देखूं तो उसमें से कॉमन आ सकता है -2। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी पंक्ति देखूं तो भी कॉमन आ सकता है -2, और इसी हिसाब से तीसरी पंक्ति देखें तो फिर से कॉमन आ सकता है -2। ये कॉमन लेने के बाद जो शेष बचा वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 और 4 से बना हुआ सारणिक। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा बना -8, और ये सारणिक आपको दिया गया है डेल्टा, तो इसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा -8 डेल्टा, जो कि आपके ऑप्शन ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सारणिक इस दिए गए सारणिक के जैसा है। तो हम सबसे पहले दिए गए सारणिक को लिखते हैं, जिसमें हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं, और हम जानते हैं सारणिक के गुणधर्म से ऐसा करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर सारणिक ए को AT में चेंज किया है। इसके बाद हम पहली और तीसरी पंक्ति को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी हम R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से, और ऐसा करते ही हम जानते हैं सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। अब पहली जो पंक्ति है वो आएगी 2 - 1 4, आखिरी पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति बनेगी 1 3 2 से, और बीच वाली यानी दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, और ऐसा ऑप्शन ग में दिया गया है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है, जो कि 2 × 2 कोटि की है। तो इसका उत्तर आएगा cos 50 cos 10 अग्र विकर्ण के एलिमेंट का गुणा माइनस sin 50 sin 10, जो कि cos A cos B माइनस sin A sin B के जैसा है, और यह cos A प्लस B का सूत्र होता है। इस आधार पर हमारे पास जो सारणिक है उसका मान बनेगा cos 50 प्लस 10, यानी कि cos 60, जिसका मान होता है 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन ग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करने के लिए मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 प्लस C3 से। तो हमें मिलेगा पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, दूसरा स्तंभ दूसरे और तीसरे के योग से बनेगा, तो बनेगा AB प्लस BC प्लस CA।
इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी हिसाब से तीसरा एलिमेंट भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आखिरी स्तंभ में कोई चेंज नहीं है। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे स्तंभ में से कॉमन आ सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कॉमन लेने के बाद सारणिक बचेगा कुछ इस प्रकार से। अब इस सारणिक में पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ एक समान है, इसलिए सारणिक का मान बनेगा 0। ओवरऑल आंसर बन जाएगा 0, जो कि ऑप्शन ख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 आएगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं। इसके साथ ही अगर मैं ओमेगा की पावर 4 का मान निकालूं तो उसे लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, जिससे मान बनेगा ओमेगा गुणा में 1, यानी कि वापस आ जाएगा ओमेगा। इसी प्रकार ओमेगा की पावर 8 को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6। ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रखा और ओमेगा की पावर 6 को लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर 2, जिससे इसका मान बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार दिया गया सारणिक, जिसे मैं डेल्टा मान लेता हूँ, इस प्रकार बन जाएगा, जिसमें हम C1 में चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें अगला पद मिलेगा डेल्टा बराबर पहला स्तंभ आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से बना हुआ। बाकी दो स्तंभों में कोई चेंज नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं तो पहले स्तंभ का मान बनेगा 0 0 और 0 और बाकी रहेगा सेम, जैसा था वैसा ही। अब इस सारणिक में पहले स्तंभ के अंदर सारे एलिमेंट 0 हैं, तो हम जानते हैं सारणिक के गुणधर्म से कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हों तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा 0, यानी घ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन के रूप में सारणिक दिए गए हैं, जिसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं इसको शुरू करता हूँ हल करना। लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणिक है उस पर स्क्वायर है, तो मैं इस सारणिक का मान ज्ञात करता हूँ 4 - 2 और उसके ऊपर लगाता हूँ स्क्वायर। RHS में जो फर्स्ट पार्ट है वो भी एक सारणिक है, जिसका उत्तर आएगा 3x - 2 और दूसरा पार्ट भी एक सारणिक है, तो आएगा माइनस बीच में x प्लस 6। इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 4 बराबर 3x - 2 माइनस x - 6, यानी 4 प्लस 8 बराबर आ जाएगा 2x, जिसको हल करने पर x का मान मिलेगा 6, जो कि आपका क ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में एक सारणिक दी गई है, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका नाम दिया गया है डेल्टा, यानी डेल्टा उसकी वैल्यू है। और उसमें लिखा गया है कि यदि A11, A12, A13 के संगत सहखंड F11, F12, F13 इस प्रकार हों तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है। इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि यदि किसी सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति के संगत सहखंडों का गुणा उस पंक्ति या स्तंभ के संगत एलिमेंट के साथ करके योग करें तो सारणिक का मान मिल जाता है, और यदि किसी और के साथ करें तो उस पद का मान हमें 0 मिलता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं और ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। तो इस प्रकार के योग से हमें सारणिक का मान मिलना चाहिए, जबकि पहले ऑप्शन में मिल रहा है 0, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सत्य नहीं है। इस प्रकार दूसरे ऑप्शन में भी ये वैल्यू सारी सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि सारणिक का मान नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी असत्य है। इसी प्रकार अगर मैं चौथे ऑप्शन में देखूं
तो यहाँ पर सारणिक का मान तो मिल रहा है लेकिन उसके आगे लगा रखा है माइनस, लेकिन हमें प्योरली सारणिक का मान मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो बचेगा ग, क्योंकि उसमें ये वाले मान सेम हैं और यहाँ पर सारणिक का मान मिल रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन बनेगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है जिसको मैंने डेल्टा मान लिया है। इसे हल करने के लिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस R2, जिससे पहली पंक्ति के स्थान पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से बने हुए पंक्ति, बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद अगर मैं ध्यान दूं तो पहली पंक्ति में से कॉमन आ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, और आखिरी पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति में से कॉमन आ सकता है 2 2 और 2। इन्हें कॉमन लेने के बाद 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड और बाकी सारणिक बचेगा। अब बची हुई सारणिक में पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक समान है, तो सारणिक के गुणधर्म से हम जानते हैं कि ऐसी सारणिक का मान आता है 0, तो ओवरऑल गुणा होने के बाद उत्तर बन जाएगा 0, जो कि आपका घ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में सारणिक के रूप में दी गई एक समीकरण को हमें हल करना है, तो मैं इसे सारूस विधि से हल कर लेता हूँ। और सारूस विधि क्या कहती है कि दी गई सारणिक को एज इट इज लिखा जाए, उसके बाद इसके पहले 2 स्तंभों को फिर से इसके पीछे एज इट इज लिखा जाए और इक्वल में दिया गया है 0। इसके बाद इसके जो अग्र विकर्ण हैं उनके गुणनफल का योग किया जाए। इसके बाद इसके पश्च विकर्ण के गुणनफल का योग करके दोनों का अंतर लिया जाए, तो कुछ उत्तर इस प्रकार बनेगा, जिसे हल करने पर x का मान मिलेगा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसको मैं पुनः सारूस विधि से हल करने वाला हूँ। तो सारणिक के पीछे मैंने पहले 2 स्तंभों को लिख लिया, तो इस आधार पर इसका मान बनेगा 27 प्लस 27 प्लस 27 माइनस 729 प्लस 1 प्लस 27, जिसे हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा -676, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसे ज्ञात करने के लिए मैं C1 में चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके आधार पर पहला स्तंभ बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी से बना हुआ। दूसरा और तीसरा स्तंभ सेम रहेंगे। इससे पहले स्तंभ में से ये सारे एलिमेंट को कॉमन आ जाएंगे, जिसके बाद मान बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये कॉमन पहला स्तंभ में बन जाएगा 1 1 और 1, बाकी दोनों स्तंभ एज इट इज। नेक्स्ट हमें पहले स्तंभ में मेरा 1 1 और 1, जिससे हम अधिकतम संख्या में शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस R2, जिससे डेल्टा का मान मुझे मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये बाहर पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाया तो आएगा 0 माइनस 1 0। ये पहली पंक्ति के स्थान पर, बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं है। अब इस आधार पर पहली पंक्ति में 2 शून्य आ चुके हैं, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि बाहर चल रहा था। सारणिक को खोलने पर पहला 0, फिर दूसरे पद का चिन्ह बदला तो -1 की जगह बन गया +1। उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 1 सी 1 और 1 प्लस सी से बना हुआ सारणिक, और आखिरी पद 0। इस आधार पर इसका उत्तर बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी गुणा में 1 गुणा में सारणिक का मान खोलते हैं तो मिलेगा 1 प्लस सी माइनस सी, जिसमें सी से सी कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी।
जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि एक सारणिक का मान एक दी गई वैल्यू के इक्वल है, तो जिसको हल करने के लिए हम ले रहे हैं LHS, जिसमें पहली पंक्ति में से A कॉमन लेंगे, दूसरी पंक्ति में से B और तीसरी पंक्ति में से C, जिसके बाद बाहर आ जाएगा ABC और पहली पंक्ति बच जाएगी -A, B और C, दूसरी पंक्ति होगी A -B और C और तीसरी पंक्ति बन जाएगी A, B और -C से। इसमें फिर से पहले स्तंभ में से A, दूसरे स्तंभ में से B और तीसरे स्तंभ में से C कॉमन आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप, बाहर होगा A² B² C² और सारणिक में होगा -1 1 1 -1 1 और 1 1 और -1। नेक्स्ट हम C1 में चेंज करने वाले हैं C1 + C2, जिससे हमें मिलेगा A² B² C² और सारणिक का पहला स्तंभ होगा 0 0 और 2, बाकी दोनों स्तंभों में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसके अंदर पहले स्तंभ में 2 शून्य आ चुके हैं, इसलिए इसका प्रसार C1 के सापेक्ष करेंगे, जिससे बाहर A² B² C² और सारणिक में बनेगा 0 -0 + 2 और 2 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर एक सारणिक, जिसको हल करने पर हमें A² B² C² गुणा में 2 और सारणिक का मान आएगा 1 + 1 यानी कि 2। ओवरऑल वैल्यू बनेगी 4 A² B² और C², जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कि सारणिक के रूप में है। आपको सिद्ध करना है कि इस समीकरण का एक मूल x = 2 होगा और जो शेष अन्य 2 मूल हैं उन्हें भी आपको ज्ञात करना है। तो हम इसमें ओवरऑल इस समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, जिसमें आखिर में एक मूल 2 आएगा और 2 अन्य मूल भी हमें मिलेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 - R2, जिससे हमें मिलेगा पहले पंक्ति में x - 2, 3x - 6 और 2 - x, और बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। x - 2 इस पद में से कॉमन ले लिया 3, तो x - 2 और इस पद में से -1 कॉमन लिया तो बाकी बचा x - 2। शेष दोनों पंक्तियां एज इट इज। अब इसकी पहली पंक्ति में से कॉमन आ सकता है x - 2, तो कॉमन लेने के बाद की स्थिति बनेगी x - 2 पहली पंक्ति में 1 3 और -1, दूसरी पंक्ति में 2 -3x और x - 3 और तीसरी पंक्ति में -3 2x और x + 2 सारणिक और इक्वल 0। इसके बाद R2 में चेंज करते हैं R2 - R3, तो बाहर x - 2 पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं। अब दूसरी और तीसरी का अंतर बनेगा 5 -5x और -5, तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है। अब अगर आप ध्यान दें तो दूसरी पंक्ति में से 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन लेने के बाद 5 × x - 2 पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी पंक्ति में से 5 कॉमन लेने के बाद 1 -x और -1 -3 2x और x + 2 सारणिक इक्वल 0। अब मैक्सिमम 0 के लिए अगर मैं इन दोनों एलिमेंट के अंतर को देखूं तो वो आएगा 0। इसके लिए मेरा अगला पद होगा R1 में चेंज R1 - R2 से, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5 गुणा में x - 2 और 0 x + 3 0 1 -x - 1
-3 2x और x + 2 से बनी हुई सारणिक इक्वल 0। अब पहली पंक्ति में 2 शून्य आ चुके हैं, तो इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 5 गुणा में x - 2 और सारणिक का मान आएगा 0। दूसरे पद का चिन्ह बदलकर दूसरे पद के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर शेष बचा 1 -1 -3 और x + 2 से बनी हुई सारणिक और प्लस में 0 और इक्वल चल रहा है इक्वेशन में 0। इसको हल करेंगे तो 5 गुणा में x - 2 गुणा -x + 3 और इस छोटी सारणिक को खोला जाए तो उत्तर आएगा x + 2 - 3 और इक्वल 0। ओवरऑल 5 और माइनस का गुणा -5 होगा, जिसको हम 0 में भाग दे देंगे, तो हमारे पास आएगा x - 2 x + 3 और x - 1 बराबर 0, जिसको हल करने पर x के मान प्राप्त होंगे 2 -3 और 1। इस प्रकार यहाँ से सिद्ध होता है कि इस समीकरण का एक मूल 2 होगा और अन्य 2 मूल होंगे 1 और -3। आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सिद्ध करना है, उसके लिए मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को और इसमें पहली चेंजिंग कर रहा हूँ C1 में, जो होगी C1 + C2 + C3 से। इस आधार पर जो इसका पहला स्तंभ बनेगा वो आएगा A, B और C से बना हुआ। बाकी दोनों स्तंभों में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम C2 में चेंज करेंगे C2 + C3 से, जिससे पहला स्तंभ एज इट इज दूसरा स्तंभ बन जाएगा -B - C, जिसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद B + C, दूसरा B + C और तीसरा पद भी B + C और तीसरे स्तंभ में कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें दूसरे स्तंभ में से B + C कॉमन आ सकता है, जिसके बाद पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, दूसरे स्तंभ में -1 और 1 और तीसरे स्तंभ में -B - A और A + B + C और इसके बाहर आ जाएगा B + C। नेक्स्ट हम R1 में चेंज कर रहे हैं R1 + R2, जिससे हमें इन एलिमेंट से मिलेगा 0। तो हमारा अगला पद होगा B + C बाहर चल रहा है, A + B 0 और -A + B, ये बन जाएगी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्तियों में कोई चेंज नहीं है। इसकी पहली पंक्ति में से पुनः A + B को कॉमन लिया जा सकता है, जिसके बाद बाहर होगा A + B, B + C और अंदर बचेगा 1 0 -1 B 1 - A C 1 और A + B + C वाली सारणिक। नेक्स्ट इस 1 और 1 का अंतर 0 बन सकता है, इसके लिए हम चेंज करने वाले हैं R2 - R3 से। तो हमें बाहर एज इट इज चलेगा A + B और B + C। पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति के स्थान पर B - C 0 -2A -B - C और तीसरी पंक्ति के स्थान पर भी कोई चेंज नहीं। इस सारणिक में दूसरी जो स्तंभ बन रही है उसमें अधिकतम 2 शून्य आ चुके हैं, तो इसका प्रसार C2 के सापेक्ष करते हैं, जिससे हमें उत्तर मिलेगा बाहर चल रहा है A + B B + C और सारणिक के अंदर आएगा -0 +0 -1 और -1 का मतलब इस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर शेष सारणिक बचेगा 1 -1 B - C -2A - B और -C से बना हुआ, जिसके बाद इसका हल बनेगा A + B B + C गुणा -1 और इस सारणिक को खोलेंगे तो
बनेगा -2a माइनस बी माइनस सी और प्लस बी और माइनस सी से बना हुआ मान, जिसमें b से b हो जाएगा कैंसिल और शेष सारणिक या मान इस प्रकार होगा। अब इसके बाद इस पद में से -2 कॉमन लेंगे, जिसका गुणा -1 से करने के बाद बन जाएगा 2 और शेष पद बचेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है और आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फिर से सारा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, जिसमें पहला चेंज R1 होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जिससे हमारा जो पहली पंक्ति वो बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। बाकी दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद पहली पंक्ति में से कॉमन आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन लेने के बाद शेष सारणी कुछ इस प्रकार बचेगी। नेक्स्ट इन एलिमेंट का अंतर बन सकता है 0, जिसके लिए हम C1 में चेंज करने वाले हैं C1 माइनस C2, जिससे हमें मिलेगा बाहर a प्लस बी प्लस सी और पहले स्तंभ के एलिमेंट बनेंगे 0, a प्लस बी प्लस सी और 0, बाकी दोनों स्तंभ एज इट इज। इससे पहले स्तंभ में हमें 2 शून्य मिल जाएंगे, इसलिए C1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार करेंगे, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी और सारणी को खोलने पर आएगा 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें सारणिक मिलेगा 1 1 2c c माइनस a माइनस b और अंत में मिल जाएगा प्लस 0, जिसको आगे हल करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी गुणा में माइनस a प्लस बी प्लस सी और सारणिक को खोलेंगे तो आएगा c माइनस a माइनस b माइनस 2c, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और आखिरी कोष्ठक में मिलेगा माइनस a माइनस b और माइनस c। अब आखिरी कोष्ठक में से माइनस को कॉमन लेने के बाद माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और a प्लस बी प्लस सी की घात हो जाएगी 3, जो कि आपके क्वेश्चन की RHS है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।